हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में क्लास 12 के तैयारियों के क्रम में आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के एग्जामिनेशन में यानी 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जिसको आने की संभावना सबसे ज्यादा है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको कहा जाता है अगर हिंदी में कहो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। अभी तक जो देखे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब एज ए खाली एग्जामिनेशन के लिए मत समझो, समझने के लिए समझो इस चीज को। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या टॉपिक इंटरेस्टिंग है कि अभी तक हमने क्या देखा, मान लो कि ये एक बिजली का स्विच है, यहां से हम लोग तार जोड़ते हैं, इससे एक बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब मेरा जलने लगता है। तो क्या दिखता है इसमें कि यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपको कन्वर्ट कहां हो रहा है, लाइट एनर्जी में, प्रकाश में बदला, यानी कि विद्युत से हम प्रकाश उत्पन्न करना जानते हैं। आज इसका उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा क्या पढ़ेंगे कि क्या लाइट से, मतलब लाइट के एनर्जी से क्या हम विद्युत एनर्जी को, जो हमारा है विद्युत ऊर्जा, क्या उसको बना सकते हैं। तो ये एक मजेदार चीज है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका है कि इसमें पढ़ा जाता है कि फोटो मीन्स क्या हुआ, यहां पे इसको कहता है फोटो मीन्स हुआ लाइट, जिसको कहोगे हिंदी में प्रकाश। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव कि किस प्रकार प्रकाश से हम विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पर दो तीन चीज आपको दिमाग में बिठा कर रखनी है। पहला चीज क्या रखना है कि एक फॉर्मूला दिया गया एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू म्यू, दैट इज कॉल, ये आपका फॉर्मूला है एनर्जी का। H जो कहलाता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये आपको दिया गया था, मैक्सवेल और प्लैंक्स के वैज्ञानिक ने दिया था इस फॉर्मूला को। अब म्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी, यानी कोई फ्रीक्वेंसी अगर आवृत्ति जो है अगर चल रही है तो उससे सर्टेन उसमें एनर्जी एसोसिएट रहेगा, मतलब उसमें इतना ऊर्जा हमेशा मौजूद रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको कहा जाता है प्लैंक्स फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से रिलेशनशिप है। दूसरा कॉन्सेप्ट आते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं तो उसका जिसका यहां पे जरूरत पड़ेगा वो क्या है कि मान लो कि ये हम लोग जानते थे कि कोई अगर एटम है, परमाणु, तो परमाणु में बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन उस परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वो इस न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। जहां मान लो यहां इलेक्ट्रॉन है तो इस न्यूक्लियस से वो सर्टेन एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। हिंदी में कहो तो बंधन ऊर्जा, यानी बंधन ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम के नाभिक से बंधा रहता है, जिस कारण से वो उस एटम को छोड़ नहीं सकता है। अब आगे आते हैं, इसी को और आगे ले जाओ। धातु या कहो कि कंडक्टर, चालक और अचालक का क्या डिफिनेशन है? चालक कहते हैं वैसे पदार्थ को जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से काफी दूर होंगे, मतलब यहां से काफी दूर होंगे, और दूर होने के कारण जो उसकी बंधन ऊर्जा है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो बहुत ही कम होती है। मतलब इससे जो बंधा हुआ है जिस ऊर्जा से, वो उस ऊर्जा का मान बहुत ही कम रहेगा, जिस कारण से उसका न्यूक्लियस से अटैचमेंट कम रहता है। उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब वैसा, मतलब चालक का डिफिनेशन ही देंगे कि वैसा पदार्थ लो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहे। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि वैसा इलेक्ट्रॉन जिसका बंधन ऊर्जा बहुत कम हो, जो जिसका अटैचमेंट बहुत कम हो या जिसकी दूरी बहुत ज्यादा हो न्यूक्लियस से। तो ऐसा एक मान लो इलेक्ट्रॉन है जो मान लो कि माइनस ई एनर्जी से बंधा हुआ है, माइनस से बंधा रहता है। ये हम लोग देखे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो बाइंडिंग एनर्जी निकलता है इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा नेगेटिव में निकलता है। तो माइनस से बंधा हुआ, माइनस का मतलब समझो क्या, माइनस मतलब क्या हुआ, एक तरीके से समझो जैसे कि कर्ज लिए हुए हैं, वो न्यूक्लियस से उतना एनर्जी कर्ज लिए हुए हैं। तो जब तक वो उतना कर्जा अपना नहीं चुकाएगा तब तक वो उसको परमाणु अपने से छोड़कर जाने नहीं देगा। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इतना एनर्जी कर्ज लिए हुए है, और जब तक वो कर्ज में रहेगा तब तक वो परमाणु का चारों ओर
चक्कर, नाभिक का चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन अगर वो उस कर्जे को खत्म कर देता है, यानी कि जितना एनर्जी से वो बंधा हुआ, अगर उसका उतना एनर्जी लाके वो न्यूक्लियस को दे दे, तो वो उस एटम को छोड़ने को तैयार हो जाएगा। तो यही से कॉन्सेप्ट शुरू होता है आपका प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ये क्या बताया कि प्रकाश के पास इतनी एनर्जी रहेगी। ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतना माइनस में ऊर्जा है, उसको अगर ऊर्जा मिल गई तो वो परमाणु को छोड़ने को तैयार हो जाएगा। तो यहां से मान लो कि ये अगर एनर्जी, लाइट का एनर्जी, मान लो ये कोई मेटल का प्लेट है, इस पर सर्टेन लाइट पड़ी जिसका फ्रीक्वेंसी मान लो दिया हुआ है म्यू, तो उस फ्रीक्वेंसी म्यू से इस धातु पर लाइट पड़ा, मतलब क्या हुआ कि वो जो है एनर्जी E=H इंटू म्यू लेके आया और इस धातु को इतना एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का नतीजा क्या हुआ कि यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कैच करेंगे, एनर्जी को पकड़ेंगे, और जब एनर्जी को पकड़ेंगे और अगर वो इस एनर्जी के बराबर हो गया, मान लो इसका नाम E1 रख देते हैं, तो वो अगर E1 एनर्जी लेके प्रकाश आया था और -E एनर्जी था इलेक्ट्रॉन का, अगर ये इसके बराबर हो गया, मतलब क्या होगा, दोनों मिल गया वहां पर और इक्वल टू क्या हो गया, मान लो 0, यानी दोनों अगर बराबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो निकलने को तैयार हो गया, बट निकलेगा नहीं। लेकिन मान लो कि E1 का मान बहुत ज्यादा होता E से, वैसे कंडीशन में क्या होता, जैसे मान लो ये बंधा हुआ है -3 जूल से, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, मान लो वो 3 जूल से बंधा हुआ है और यहां से आया 5 जूल एनर्जी लेके प्रकाश। रिजल्ट क्या हुआ कि -3 जूल उसका था बाइंडिंग एनर्जी और 5 जूल प्रकाश लेके आया। रिजल्ट क्या हुआ, 2 जूल इलेक्ट्रॉन के पास बच जाएगा। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बच गई, मतलब क्या हुआ कि वो 3 जूल दे के नाभिक को फ्री हो गया कि अब हम परमाणु को छोड़ने को तैयार हो गए। अभी भी मेरे पास इतना एनर्जी मौजूद है। ये एनर्जी कहां जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को आगे चलने के लिए, कि आपको अगर आगे मूव करना है तो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। देन ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा उसके काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा जैसे उसको मिलेगी तो वो उस मेटल प्लेट को छोड़कर आगे निकल जाएगा। अरेंजमेंट देखो, इस तरह का अरेंजमेंट क्या आता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे मान लो कि माइनस प्लेट है, यहाँ पे प्लस प्लेट हम लोग रख दिए और इस प्लेट पर सन का लाइट जो अल्ट्रावायलेट रे है वो गिरना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी बचेगी तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं माइनस चार्ज होता है, और सामने में हमने रख दिया एक पॉजिटिव प्लेट को, तो सारा इलेक्ट्रॉन कहां मूव करना शुरू करेगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर। चार्ज मूव करना यहां से यहां शुरू कर दिया। चार्ज के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। यानी कि क्या रिजल्ट मिला हमें, यहां पर चार्ज का मूवमेंट हो गया, रिजल्ट मिल गया मूवमेंट ऑफ चार्ज हुआ, जिस कारण से रिजल्ट क्या मिला हमको इलेक्ट्रिक करंट वहां पर प्राप्त होना शुरू हो गया। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एग्जामिनेशन में लिखोगे क्या, एग्जामिनेशन में लिखोगे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव का डिफिनेशन, परिभाषा। क्या परिभाषा लिखोगे कि जब, मान लो कि जब, इसको परिभाषा लिखेंगे हम लोग कि जब प्रकाश की किरणें किसी धातु पर पड़ती है और उस धातु में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए गए तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने और चलने के प्रवाह को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो ये हुआ प्रकाश का विद्युत प्रभाव। अब इसको तुमको इसमें एक पार्ट क्वेश्चन का और मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को कैसे समझाया था, या आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया, उसको आप लिखो, या आइंस्टाइन का समीकरण लिखो। तो आइंस्टाइन का समीकरण अगर लिखने बोला जाता है तो बहुत सिंपल समीकरण है, ये वाला तुमको पता ही है, एनर्जी इक्वल टू H इंटू म्यू। ये कौन सा एनर्जी है, जो प्रकाश लेके आएगा। तो इसको डिफाइन करेंगे अब हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में। जितना ऊर्जा देने से इलेक्ट्रॉन निकलने को तैयार हो जाए उसको कहा जाता है, पहला डिफिनेशन जो तुम्हारा है कि जिस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निकलने को तैयार हो जाए उस ऊर्जा को कहा जाता है उस धातु का वर्क फंक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग दिखाएंगे यहां पर फाई नॉट से। ये क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन विच इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट द एटम, यानी कि जिस एनर्जी से
इलेक्ट्रॉन निकलने को तैयार हो जाए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। जैसे सीजियम एक धातु है, उसका वर्क फंक्शन होता है 2.13 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इतना एनर्जी दोगे, जैसे तुम सीजियम के धातु पर वो इतना एनर्जी तुम दोगे, बस वो निकलने को तैयार हो जाएगा, मिनिमम अमाउंट जिससे वो निकलने को तैयार हो जाए। अब वर्क फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया फाई, यानी यहां जो हम ई मान रहे थे उसका नाम रख दिया हमने फाई। अब मान लो कि ई एनर्जी लेके प्रकाश आया, तो वो एनर्जी कहां खर्च होगा? वो खर्च होगा उसके वर्क फंक्शन में, जितना उसको चाहिए तोड़ने के लिए बॉन्ड, और बचा हुआ एनर्जी खर्च कहां होगा? उसके काइनेटिक एनर्जी में। इस फॉर्मूले को लिखा गया इस तरीके से, हाफ mv² इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट। ध्यान देखो, इसी को कहा जाता है आइंस्टाइन का समीकरण, यही कहलाता है आइंस्टाइन का समीकरण। अब इसको हम बदलेंगे अपने फॉर्मूले पर। मास किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी यहां लिखेगा 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि जो एनर्जी बचा था उसी को वो कन्वर्ट किया अपने गतिज ऊर्जा में। तो मान लो कि जितना एनर्जी बचा उतना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी ये उसका मैक्सिमम स्पीड होगा, इससे ज्यादा स्पीड तो उसको मिलने वाला है नहीं। सो v मैक्स इक्वल टू इतना, एनर्जी की जगह पे लिख देते हैं h इंटू म्यू जो फॉर्मूला है, और यहां भी ये भी एक एनर्जी ही है, वर्क फंक्शन, इसको हम लिख सकते हैं h इंटू म्यू नॉट। तो ये हो जाएगा h इंटू म्यू नॉट, h कॉमन निकाल लो तो म्यू माइनस म्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन। ये कहलाता है आपका आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही इक्वेशन आपको एग्जामिनेशन में लिखने को दिया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग में, और आपको बोलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लिखो और आइंस्टीन के इक्वेशन को समझाओ, तो आपको ये चीज समझा देना है। अब इस पर देखो गौर से, तो यहां पे डिपेंड किस पर कर रहा है काइनेटिक एनर्जी? तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। 2 प्रकार की फ्रीक्वेंसी यहां पर है, एक फ्रीक्वेंसी प्रकाश की, जो प्रकाश ने लेके आया था अपना एनर्जी, और दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है? वर्क फंक्शन वाला। तो 2 तरह की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसी को आपको लिखना पड़ेगा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। कि मान लो कि प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाना शुरू कर दें, माने लाइट जो एनर्जी लेके आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बदल रहे हैं, तो बदलेंगे तो क्या होगा? मान लो ये बदलेगा तो ऑब्वियस बात है कि आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो पहला चीज क्या होगा आपका व्याख्या में, कि जब हम प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी बढ़ेगी। दूसरा फ्रीक्वेंसी ये वाला है, थ्रेशोल्ड, जो कहे थे हम लोग वर्क फंक्शन, जिसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दे, मतलब ऐसा धातु लो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ही ज्यादा है, तो जितना एनर्जी लेके प्रकाश आएगा वो मैक्सिमम एनर्जी कहां खर्च हो जाएगा? उस बंधन को तोड़ने में। तो तोड़ने के कारण क्या होगा? आपका ये वाला वैल्यू घट जाएगा। यानी कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। अब इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करेगा वो वेवलेंथ के फॉर्मूला में, कि नहीं हमको फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर बात नहीं करनी, हमें बात करनी है तरंग दैर्घ्य पर। तो तरंग दैर्घ्य के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तुम्हारा फॉर्मूला होता है c इक्वल टू एस इक्वल टू bt, c इंटू टी, टाइम पीरियड, यानी कि c इक्वल टू क्या कहोगे? लैम्डा बटे टी या म्यू इंटू लैम्डा। ये मेरे पास फॉर्मूला है तरंग दैर्घ्य का वेलोसिटी के साथ क्या इक्वेशन बनेगा। तो इससे तुम चाहो तो म्यू इक्वल टू लिख सकते हो c बटे लैम्डा। अगर म्यू इक्वल टू हम लोग लिख दिए c बटे लैम्डा, तो इस फॉर्मूला में जहां जहां म्यू है वहां वहां पुट कर दो c बटे लैम्डा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बदल जाएगा? हाफ mv² इक्वल टू h c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट। एच सी बाहर निकाल लो तो 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, सेम इक्वेशन आ गया इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। अब हम वेवलेंथ पर भी बात कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, वेवलेंथ बड़ा करोगे तुम्हारी एनर्जी कम जाएगी, यानी जितना बड़ा वेवलेंथ लोगे प्रकाश का उतना ही कम एनर्जी लेके वो आएगा और उतना ही वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है जो प्रकाश हमें दिखता है, जो हमें विजिबल है, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से उससे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे कम दिखता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन में, जो उम्मीद है इस बार के एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो होप यही आपको बढ़िया से वहां पर लिखना है, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वो भी लगातार
इसी पर चल रहा है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाए, जिसे सॉल्व भी किया जा रहा है। होप आपके एग्जामिनेशन के लिए ये फायदेमंद होगा। थैंक यू।